नमस्कार दोस्तों। आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 5 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। इसका सेट नंबर 4 हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। फुल सेट 150 नंबर का पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 5 की ओर चल रहे हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी का एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कौन सा है? मिलाम ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मिलाम ग्लेशियर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। यह जो है उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। अगर काली नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो काली नदी का अन्य नाम जो है काली गंगा, काली गंगा या फिर जो है शारदा के नाम से जानते हैं। काली नदी नेपाल और भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। बताइएगा दोस्तों, भारत के सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर। बताइएगा, जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। जेमू ग्लेशियर जो है सिक्किम में स्थित है। ठीक है, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में। बताइएगा दोस्तों, कांगटो ग्लेशियर, कांगटो ग्लेशियर, कांगटो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। एक है दोस्तों कफनी ग्लेशियर, सभी याद रखिएगा, कफनी ग्लेशियर, यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में। एक है दोस्तों टिपरी ग्लेशियर, टिपरी या फिर इसको बोल सकते हैं टिपरा ग्लेशियर। तो टिपरा ग्लेशियर जो है ये भी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो पृथ्वी को सौर वायु ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है, देखिएगा। कहता है, राज्यों की राजधानी और प्रमुख नगरों को जोड़ता है। सही है। अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये भी सही दोस्तों। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों को निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सही है। यह जो है गलत है। केंद्र सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। ये भी सही है दोस्तों। बताइएगा दोस्तों, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है मई 1960 को हुआ था। सीमा सड़क संगठन की स्थापना। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44 है दोस्तों। NH 44 है। इसका लंबाई की बात करते हैं तो 3745 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं इसका लंबाई जो है 4112 किलोमीटर भी देता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 3745 नहीं रहे तो 3112 आप मार सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रचालन कब से हुआ था? 1995 से। 1995 से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण कौन करता है? इसका नियंत्रण की बात करते हैं तो केंद्रीय केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसको नियंत्रण करते हैं। ठीक है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो है इसको नियंत्रण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है दोस्तों, लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्रों में क्या विकसित होते हैं? तो उच्च तापमान एवं भारी वर्षा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? मखरला मिट्टी। ठीक है, मखरला मिट्टी। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। इस बार जो है अब तो आपको बिहार दरोगा भी आ चुका है दोस्तों। जीके इसका बिहार दरोगा भी काम आएगा। ठीक है, और बीएसएससी इंटर लेवल भी है, बीएसएससी सीजीएल भी है, एडीओ भी है। जीके तो सभी में काम आएगा, तो कृपया मेरे साथ जो बने रहिएगा इस बार तो, अब नहीं तो कभी नहीं, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक सेट को आप देख लीजिएगा। चलिए, लेटराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? मखरला मिट्टी है। ठीक है, इस मिट्टी में जो है लोहा की मात्रा अधिक पाई जाती है। लोहा की मात्रा अधिक पाई जाती है। अच्छा, यह कहाँ कहाँ पाई जाती है लेटराइट मिट्टी? तो यह जो है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी,
और सतपुड़ा, ये सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में जो है मुख्यतः चाय, कॉफी, काजू, ये सभी चीज जो है क्या होता है, इसमें उपजाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है, बताइएगा। तो यह जो है टोटल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के गुजरता है। इसकी लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो 3745 किलोमीटर है, कुछ समय पहले पढ़ाए थे। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई की बात करते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2023-24 से राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है आंकड़ा 2022-23 के अनुसार, ठीक है, 2022-23 के अनुसार कितना है दोस्तों, तो 1,45,240 किलोमीटर के लगभग है। 2022-23 के आंकड़ा के अनुसार है। आगे बढ़े। कहता है पृथ्वी के धुरी क्रांति वृत्त के तल पर कहता कितना डिग्री का कोण अनंत होता है। पृथ्वी के धुरी और क्रांतिक वृत्त के तल पर जो है 66.5 डिग्री का जो है कोण बनाता है। ठीक है। बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है। पृथ्वी का परिक्रमण वेग जो है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है। पृथ्वी के धुरी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के समतल जो है कितना डिग्री कोण बनाता है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का जो है कोण बनाता है। बताइएगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं। इसमें है 0 से 23 डिग्री, 0 से 23.5 डिग्री अक्षांश को किस अक्षांश के नाम से जानते हैं। इसको जो है उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के अक्षांश को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री, साढ़े नहीं दोस्तों मिस्टेक कर गया बोलने में, 66.5 से 90 डिग्री अक्षांश को जो है शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इस तरह याद रखिएगा, 0 से 23.5 डिग्री उष्ण कटिबंधीय, 23.5 से 66.5 उपोष्ण कटिबंधीय और 66.5 से 90 डिग्री को शीत कटिबंधीय के नाम से जानते हैं। चलिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। कौन सा नहीं दोस्तों, कहता है महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ी, बिल्कुल सही है। नीलगिरी जो है कर्नाटक की, ये भी सही दोस्तों। तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी, ये गलत है दोस्तों। केरल की अन्नामलाई पहाड़ी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु का नाम क्या है दोस्तों, तो नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी। दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अनाईमुड़ी पहाड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर जो है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। चलिए बताइएगा, दक्षिण भारत के दूसरी सर्वोच्च शिखर कौन है, तो दूसरी जो है डोडा बेटा है। डोडा, डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा जो है दूसरी सर्वोच्च शिखर है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें दोस्तों, तो 17.7%। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। यहाँ जो है दशकीय जनसंख्या जो है सबसे अधिक वृद्धि हुआ है। अगर सबसे कम न्यूनतम की बात करते हैं, तो सबसे कम जो हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की जनसंख्या जो है दशकीय सबसे कम यानी निगेटिव में वृद्धि हुआ। निगेटिव में कितना, माइनस में 0.6% का जो है निगेटिव दर्ज किया गया है। अगर यही यूटी की बात करते हैं दोस्तों, यूटी में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो हुआ है दादर और नागर हवेली हुआ है। दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, इसमें जो है सबसे अधिक वृद्धि हुआ है। अगर यूटी में सबसे कम की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे कम हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में जो है सबसे कम वृद्धि हुआ है। वृद्धि हुआ है लेकिन सबसे कम वृद्धि हुआ है। ठीक है। बताइएगा दोस्तों, 2011 की जनगणना जो है स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी। 2011 की जनगणना ये 7वीं जनगणना थी और देश का जो है 15वीं जनगणना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सर्वप्रथम जनगणना का शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ था? तो 1872 में। 1872 में जो है लॉर्ड मेयो के समय में जो है, लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना का शुरुआत हुआ था और नियमित जनगणना 1881 में शुरुआत हुआ है। ठीक है। कहता इनमें से किसकी लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किया गया है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना जो है बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1936 में हुआ था। इसमें जो है सबसे अधिक बाघ जो है कितना है दोस्तों? तो 260 बाघ जो है वर्तमान में, जो कि आंकड़ा जो है 2022 का है दोस्तों। भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लेह में स्थित है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो होकर के है कौन सा नदी प्रवाहित होती है? तो इससे जो है रामगंगा नदी को जो है प्रवाहित की जाती है, रामगंगा नदी। भारत का जो है सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो बाघ अभ्यारण्य की बात करते हैं तो नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम, ये जो है भारत के सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में कौन सा असम में स्थित नहीं है? कौन सा? डाम्फा, काजीरंगा, नामेरी, मानस। ठीक है, इसमें डाम्फा जो है असम में नहीं स्थित है। डाम्फा कहाँ स्थित है दोस्तों? मिजोरम में स्थित है। ठीक है, डाम्फा जो है मिजोरम में। बाकी काजीरंगा, नामेरी, मानस ये सभी कहाँ स्थित है? असम में। कुछ असम में जो है राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये तो आपको तीन को मिल चुका है, काजीरंगा, मानस और नामेरी। थोड़ा सा आगे देखते हैं दोस्तों। एक है दोस्तों डिब्रू साइखोवा। ठीक है दोस्तों। एक है दोस्तों ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। एक है दोस्तों रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। एक है देहिंग पटकाई। तो ये सभी याद रखिएगा, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ रीजनिंग है दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कहता है जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही है वह किस अवस्था में हो सकती है? तो जो विभाजित नहीं हो रहा है वह G0 के प्रवस्था में होगा। ऑप्शन नंबर एक होगा। अच्छा, कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन जो कौन करता है? तो साइटोकाइनिन जो है कोशिका को विभाजन करता है। पाइरूविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद है जिसके बहुत सा उपापचयी परिणाम है। वायुजीव परिस्थितियों में यह क्या निर्मित करता है? तो वायुजीव परिस्थितियों में यह जो है एसिटल CoA प्लस CO2 निर्मित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? आवृत्ति, प्लांक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और विद्युत धारा। बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत धारा। ठीक है। अच्छा, आवृत्ति का मात्रक क्या है दोस्तों? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, हर्ट्ज। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। कहता किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर होता है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। अच्छा, बल F बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों? F बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण ma हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। कहता ऑक्सीजन के 16 ग्राम अणुओं की संख्या उतनी ही होती है जितनी की। चलिए थोड़ा निकाल के देखते हैं। कहता आपका ऑक्सीजन के 16 ग्राम अणु, पहले इसको देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के 16 ग्राम अणु है। अच्छा, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का परमाणु भार जो है, परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16। अब ऑक्सीजन को हम लोग O2 से लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2। अब इसमें ये देखो कि 1/2 के फॉर्म में ऑप्शन में कौन सा है। देखिए, कहता है 16 ग्राम CO। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? कार्बन का होगा 6, और 6 का परमाणु भार क्या हो जाएगा? इधर 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन का ही बताएं 16 होगा, तो 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, अगर 16/28 करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 1/2 के फॉर्म में आ रहा है? नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं।
नाइट्रोजन का जो है परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 बटा में 28, ये मतलब ये वाला 28 हो गया, बटा में इसका 28, 1 हो गया दोस्तों। 1/2 के फॉर्म में तो नहीं आया। चलिए इसका देख लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है दोस्तों, नाइट्रोजन का ये 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है तो 28 हो जाएगा। तो 14 बटे 28 कितना होगा दोस्तों, 1/2। क्या देखो 1/2 का फॉर्म में आ गया ना, 1/2 यहाँ भी था, 1/2 यहाँ भी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Na+, Mg2+, F- ऑक्सीजन में 2- दिया हुआ है कि त्रिज्या की बढ़ती हुई लंबाई की सही क्रम हो। इसका सही क्रम कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 से। भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, केसर का उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, केसर को जो है रेड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, रेड गोल्ड। रेड गोल्ड के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे महंगा मसाला और की लाल रंग का होता है, इसीलिए जो है रेड गोल्ड के नाम से जानते हैं। अच्छा, केसर का जो उत्पादन होता है कहाँ से होता है दोस्तों, तो पुष्प के भारतीय कागर से होता है, पुष्प के भारतीय कागर से होता है। दुनिया में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कौन सा देश करता है, ईरान करता है। ठीक है, यहाँ केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान वह अस्थिर दर्रे के साथ सुलेमित नहीं है, कौन सा नहीं है देखिएगा। कहता है बर्निहाल जो है पीर पंजाल में स्थित है, सही है। खारलुंगला जो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी में है, ये भी सही है। जलियपला जो है जास्कर में, ये गलत है दोस्तों। जलियपला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, जलियपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जो जीरा दर्रा जो है बृहत हिमालय में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कूल गार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो कूल गार्डी जो है सोने की खान है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। एक है दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान है दोस्तों, रैंड नाम से। ठीक है, रैंड, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित सोने के सबसे बड़ा खान है, विख्यात खान के नाम से। विश्व में सबसे अधिक सोना का जो है भंडारण कहाँ स्थित है, यूएसए में है। सबसे अधिक सोना का रिजर्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 35 की ओर। कहता है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी परिघटना होती है, कौन सी परिघटना होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आएगा, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा, तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण। एक हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं दोस्तों। सूर्य में जो है स है, देख रहे हैं, यहाँ च दिया हुआ है, बीच में कौन आ रहा है, चंद्रमा। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं सच। ठीक है, एक है दोस्तों चप, ये 2 वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, सच मतलब सूर्य ग्रहण लगा, चंद्रमा बीच में आया। एक है चप जो कि चंद्र ग्रहण लगा और पृथ्वी बीच में आया। ठीक है, तो जब पृथ्वी बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा, जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह से। बताइएगा चंद्र ग्रहण जो हमेशा कब लगता है, तो हमेशा जो है पूर्णिमा के दिन ही लगता है चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो, सबसे निकट आता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है सुपर मून कहते हैं, सुपर मून के नाम से जानते हैं। कहता एक कैलेंडर में यदि 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहते हैं दोस्तों, तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून के नाम से जानते हैं, ब्लू मून के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। कहता भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में किन महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं दोस्तों, प्रस्तावना को कहते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को गांधीवादी सिद्धांत है, तो गांधीवादी सिद्धांत जो है ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 40 को, अनुच्छेद 40 को जो है गांधीवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 के तहत हुआ है। अच्छा, समान काम के लिए समान वेतन। कहता समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, 39 के डी के तहत।
समान काम के लिए समान वेतन। अच्छा, 39 का एक में क्या निहित है? 39 का एक में इसमें जो निहित है समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता। 39 का 3 में क्या निहित है दोस्तों? 39 के सी में धन के समान वितरण, याद रखिएगा धन के समान वितरण, समान वितरण 39 का 3, और समान कार्य के लिए समान वेतन जो है 39 के 4 में। समान नागरिक संहिता, कहता है समान नागरिक संहिता जो है कौन सा अनुच्छेद में है बताइएगा? तो अनुच्छेद 44 में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण अनुच्छेद 50 में निहित है। अनुच्छेद 51 का 1 में मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कहता एक्स बाई एक रेस्तरां में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान कार्य के लिए असमान वेतन मिलता है। समान नहीं दोस्तों, यहाँ पर असमान वेतन मिलता है। ठीक है, तभी बताए हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 के 4 के तहत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? कौन सा है? अनुच्छेद 39। 39 में कौन सा? 39 में डी के तहत है। एक बार फिर से याद दिलाते हैं दोस्तों, 39 का 1 में समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, 39 का 3 में धन के समान वितरण, और 39 के 4 में क्या होगा? समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, एक है दोस्तों अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या निहित है? कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 38 में क्या है दोस्तों? तो कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 40 में अभी ऊपर पढ़े ग्राम पंचायत का गठन, इसे गांधीवादी दर्शन के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 39। कहता कि संशोधन के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। कौन सा है दोस्तों बताइएगा? तो यह होगा 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। इसी संशोधन के तहत जो है दल बदल का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 75 का 1 में क्या नहीं थे दोस्तों? प्रधानमंत्री का नियुक्ति, अनुच्छेद 75 का 1 में निहित है। बताइएगा 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत जो है राज्यों को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है शैक्षणिक स्थानों में आरक्षण दिलाने हेतु है। 93वां संविधान संशोधन 2005। बताइएगा 94वां संविधान संशोधन 2006 के तहत क्या किया गया है दोस्तों? तो इसके तहत जो है बिहार के जनजातीय मंत्री को नियुक्त करने को बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है संविधान में 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा कौन कौन से है? डोगरी, मैथिली, एक है दोस्तों बोडो, और एक संथाली, ये 4 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली को जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता भारत के राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण करता है? कौन करता है दोस्तों? तो भारत के उपराष्ट्रपति करता है। भारत के उपराष्ट्रपति इसमें से कौन है दोस्तों? तो राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 65 के तहत। ठीक है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति होगा तो उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करेगा, अनुच्छेद 65 के तहत। भारत के राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 64 के तहत। अच्छा, इसका जो है शपथ जो है 69 के तहत है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 69 के तहत। बताइएगा दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा दोस्तों, अनुच्छेद 54 के तहत। निर्वाचन का नियम, अनुच्छेद 55 के तहत। पुनर्निर्वाचन जो है अनुच्छेद 57 के तहत। ठीक है, अब पुनर्निर्वाचन की अर्हताएं का उल्लेख जो है अनुच्छेद 58 के तहत। शपथ, राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 के तहत। ठीक है, महाभियोग का प्रावधान जो किया गया है राष्ट्रपति पर, अनुच्छेद 61 के तहत। क्षमादान का प्रयोग जो है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह व्यवस्था ले सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत। 143, ठीक है, इसके तहत ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अच्छा, प्रधानमंत्री का नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 75 का 1 के तहत। उच्च न्यायालय के जो है उच्च न्यायालय के स्थापना या गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन कौन सा नहीं है? तो कहता है एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैथ रीजनिंग आ गया है क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। कहता है वृद्धि की माप कई प्रकार से की जा सकती है, इनमें से किस पैरामीटर को वृद्धि मापन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है? कौन सा है बताइएगा। कहता है कोशिका की संख्या बढ़ाना सही है, कोशिका आकार का साइज को बढ़ाना, लंबाई और भार का बढ़ाना उपर्युक्त में सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कहता नारियल के दुग्ध में यह नहीं होता है, क्या नहीं होता दोस्तों? एबिसिसिक एसिड, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स। अभी बताए थे दोस्तों कुछ देर पहले, साइटोकाइनिन जो है कोशिका को विभाजन करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है पौधे में कोशिका को विभाजन करता है, अतः ये नहीं हो जाएगा। एबिसिसिक अम्ल, ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स ये सभी जो है नारियल के दुग्ध में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, जिब्रेलिन्स हार्मोन का काम क्या है दोस्तों? पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि करना। ठीक है, पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अच्छा, एक है एबीसीसी का, इसका काम क्या है? जो पौधे की लंबाई अगर अधिक बढ़ता है तो अधिक बढ़ने से रोकना, ये जो है एबीसीसी का काम है। कहता है ताप का अवधारणा निम्न में से किस नियम से ली गई है? ताप का अवधारणा जो है उष्मागतिकी के 0वें नियम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पानी हवा के लिए एक क्रांति कोण CW है। ठीक है, एक जो है कांच में क्रांति कोण जो है CG है। तो कहता है इसका संबंध निकालना है, तो संबंध निकालेंगे दोस्तों तो इसमें होगा कि वाटर में क्रांति कोण जो है कांच में क्रांति कोण से अधिक होगा। ठीक है, वाटर में क्रांति कोण जो है कांच में क्रांति कोण से अधिक हो जाएगा। कहता दिया गया था तो C का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो तो अस्थायी अवस्था में C का सूत्र क्या होगा? अस्थायी अवस्था में C का सूत्र हो जाएगा दोस्तों C2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी ताप दृढ़ बहुलक के गुणधर्म है? ताप दृढ़ बहुलक के गुणधर्म। अच्छा, ताप दृढ़ बहुलक मतलब मालूम होगा आप लोग को, इसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको कहते हैं दोस्तों कि एक बार अगर गर्म करके या फिर ऐसे भी साचा में अगर ढाल देंगे तो दोबारा पुनः जो उसको हम ढाल नहीं सकते हैं। अगर हम कोई प्लास्टिक लेते हैं तो प्लास्टिक को पिघला के हम डाल सकते हैं साचा में। ठीक है, उसको एक बार दो बार बहुत बार जो है पिघला पिघला करके हम कोई भी वस्तु को निर्माण कर सकते हैं, वो हो जाएगा दोस्तों थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हुआ कि एक बार साचा में ढाल दिए, ठीक है, तो दूसरा बार जो उसको प्रयोग नहीं कर सकते, एक बार अगर खराब हो गया तो खराब हो गया। ठीक है, इसका अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा एपॉक्सी रेजिन। ठीक है, एपॉक्सी रेजिन जिसका प्रचार जो बराबर यूट्यूब में होते रहता है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये जो छत से पानी सींचना है जो कुछ है ये सभी का प्रचार बराबर होते रहता है एपॉक्सी रेजिन का। ठीक है, बैकेलाइट, बलनीकृत रबर, पॉलिएस्टर या फिर नाइलोन। ठीक है, ये सभी जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? अत्यधिक शाखित तिर्यक बंधित बहुलक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, 63 की ओर आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया कर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? कहता है यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, कहता है यह जो है सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के सलाहकारी राय देने के लिए प्रावधान करता है। गलत है दोस्तों, राष्ट्रपति को सलाहकारी जो देगा तो अनुच्छेद 143 के तहत देता है। ठीक है, कहता है यह सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय सर्वोच्च अदालत बनाने का प्रावधान करता है। ये भी गलत है दोस्तों, कहता है यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय बनाने का प्रावधान करता है। ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहता सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 129 के तहत। अच्छा बताइएगा दोस्तों, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 215 के तहत। आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि हाई कोर्ट
और सुप्रीम कोर्ट, एक है दोस्तों हाई कोर्ट, एक है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसको जो है रीट जारी करने का अधिकार है। तो हाई कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत जो है रीट जारी करने का प्रावधान करता है। चलिए बताइएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। एक और न्यायालय है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1937 में हुआ था संघीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़े। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 का एक के तहत है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अनुच्छेद 338 में क्या प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 338 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 में है। 338 का एक में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। एक है दोस्तों 338 का बी। 338 का बी में दिया गया है दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। बताइएगा दोस्तों, अनुच्छेद 16 में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 16 में अवसर के समानता का वर्णन किया गया है। अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। ठीक है, समान कार्य के समान वेतन का अनुच्छेद 39 के डी के तहत। अनुच्छेद 338 हो गया दोस्तों। अनुच्छेद 341 में क्या है दोस्तों? कहता है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की सलाह लेकर राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न जाति और मूल वंश सूची को तैयार करेगा। अनुच्छेद 341 के तहत। अनुच्छेद 82 में जो कर रहा है दोस्तों, कहता है लोकसभा में स्थान का निर्धारण, लोकसभा में स्थान का निर्धारण के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 82 के तहत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? गदर पार्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1913 में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो स्थापना जो है लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल ने किया था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर पार्टी का जो नाम कैसे पड़ा था? तो गदर पार्टी का नाम जो है गदर पत्रिका के नाम पर पड़ा था। ठीक है, गदर पत्रिका के नाम पर पड़ा था। बताइएगा दोस्तों, स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था? स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है 1908 में हुआ था। 1908 में द्वारिका नाथ दास के द्वारा, द्वारिका नाथ दास के द्वारा हुआ था। याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना कब हुआ था? 1913 में सोहन सिंह भाखना के द्वारा हुआ था। सर्वोच्च परिसत्ता नीति किसने दिया था? सर्वोच्च परिसत्ता नीति की बात करते हैं दोस्तों, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दिया था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल की बात करते हैं दोस्तों, 1813 से 1823 तक हुआ था। ठीक है, इन्हीं के काल में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 1816 के बीच हुआ था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के समय ही सुगौली के संधि हुआ था। सुगौली के संधि, सुगौली के संधि कब हुआ था दोस्तों? तो यह संधि जो है 1816 में हुआ था, अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। ठीक है, अच्छा लॉर्ड रिपन के शासनकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो 1880 से 1884 तक था लॉर्ड रिपन शासनकाल। लॉर्ड रिपन से पहले एक और है दोस्तों, लॉर्ड लिट्टन। तो लॉर्ड लिट्टन का शासनकाल जो है, लिट्टन शासनकाल 1876 से 1880 तक हुआ था। लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल के समय में जो यूपीएससी में जो यूपीएससी परीक्षा है उसमें जो है उसका एज जो है 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था, जिसको लॉर्ड रिपन ने समाप्त करके 19 वर्ष से पुनः फिर 21 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल क्या है दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1886 से 1893 तक हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी बताइएगा 1848 से 1856 हुआ था दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके शासनकाल में जो है इनाम कमीशन का गठन जो कि 1852 में हुआ था, व्यापक सिद्धांत लागू हुआ था, वुड का डिस्पैच लागू हुआ था, ये सभी जो है डलहौजी के शासनकाल में लागू हुआ था।
आगे बढ़ते हैं। कहता मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? किसने लिखा था? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर कौन था दोस्तों? तो डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर जो है एक शिक्षाविद, साहित्यकार और सांख्यिकीविद था। गयासुद्दीन बलबन ने खाली स्थान दिया हुआ है। शिष्टाचार का एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों से सिजदा और पैबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत किया था। बताइए कहाँ है दोस्तों? तो यह जो है अदालत के शिष्टाचार के एक भाग के रूप में। अच्छा, सिजदा क्या है दोस्तों? सिजदा जो है अपने सम्राट यानी अपने सुल्तान के सामने जो है घुटनों पर बैठ के सिर झुकाना, घुटनों पर बैठ के सिर झुकाना। एक है दोस्तों पैबोस। पैबोस क्या है दोस्तों? तो पैबोस जो है अपने सुल्तान को जो है पैर चूमना, पैर चूम करके जो है उसका शक्ति को प्रदर्शन करना या फिर शक्ति को सराहना करना। ठीक है, यह था सिजदा और पैबोस था। अच्छा, बलबन के समय में ही कुछ लागू हुआ था दोस्तों। क्या क्या लागू हुआ था? जैसे दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज। और क्या लागू हुआ था दोस्तों बताइएगा? बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक। ठीक है, ये दोनों का स्थापना हुआ था। अच्छा, दीवान अर्ज क्या है दोस्तों? यह एक सैन्य विभाग है। ठीक है, सैन्य विभाग है जिसका स्थापना बलबन ने किया था। दीवान बरीद क्या है? यह एक गुप्तचर विभाग है, गुप्तचर विभाग, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है सूफी सूफी रहस्यवादी शेख फरीदुद्दीन गयशंकर की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख फरीदुद्दीन गयशंकर के दरगाह की बात करें तो यह जो है पाकपट्टन पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुछ दरगाह की बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिएगा, बताइएगा जहांगीर के जो मकबरा या फिर दरगाह कहाँ स्थित है? यह है शहादरा, शहादरा जो कि लाहौर में पड़ता है दोस्तों। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। अच्छा, शाहजहां के मकबरा कहाँ स्थित है? शाहजहां के मकबरा आगरा में स्थित है दोस्तों, आगरा में। औरंगजेब की मकबरा बताइएगा? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये मैच कर देते हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा बताइएगा दोस्तों? दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन का मकबरा बताइएगा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में स्थित है। लिखने में थोड़ा गलती होगा दोस्तों, दिल्ली। अच्छा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बताइएगा? फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, हाजी अली का मकबरा मुंबई में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है? अजमेर में। एक बार फिर से पढ़ देते हैं दोस्तों। जहांगीर का मकबरा जो है शहादरा लाहौर में, शाहजहां के मकबरा आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद महाराष्ट्र में, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, हजरत निजामुद्दीन का मकबरा दिल्ली में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में, हाजी अली का मकबरा मुंबई में और मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा जो है अजमेर में। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 70 की ओर। 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्मा समाज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है पहले तो 1828 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसका श्रेय जो है राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने कुछ और का भी स्थापना किया था दोस्तों, जैसे में आत्मीय समाज, आत्मीय समाज का स्थापना। एक है दोस्तों ब्रह्मा समाज की स्थापना, ब्रह्मा समाज तो हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आत्मीय समाज की स्थापना कब हुआ था? 1815 में हुआ था। राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है, रविंद्रनाथ टैगोर। तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तत्व बोधनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का विवरण करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिक प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? नई तालिक प्रतिवेदन जो है 1937 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा को जो है वर्धा योजना के जो है रूप में प्रस्तुत किया गया था। बताइएगा दोस्तों, अभी फिलहाल भारत में आया था नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति को भारत में कब लागू हुआ था? जुलाई यानी 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ था, 2020 को। किसके सिफारिश पर? तो के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
महात्मा गांधी गुरु कौन था दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले था। क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे बढ़े, मैथ रीजनिंग है, आइएगा 78 की ओर। कहता है हीमोग्लोबिन के साथ O2 बंधन होने के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। क्या होगा? तो डाइफॉस्फोग्लिसराइड तापमान में वृद्धि के बंधन में गिरावट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है हृदय के दूसरी ध्वनि का संबंध किस कपाट के बंद होने से है? हृदय के दूसरी ध्वनि जो है अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से है, ऑप्शन नंबर बी। कहता है व्यतिकरण सिद्धांत व्यतिकरण सिद्ध करता है। व्यतिकरण क्या सिद्ध करता है? तो तरंग की प्रकृति को सिद्ध करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि क्या है दोस्तों? ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग निम्न के द्वारा उत्पन्न की जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, रेडियो में जो है रेडियो, एक जो है टेलीविजन, मोबाइल संचार, ये सभी में जो है कौन सा तरंग का प्रयोग करते हैं? तो ये सभी में रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं, रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। एक और बताइएगा दोस्तों, रिमोट कंट्रोल, जो हम लोग रिमोट कंट्रोल रखते हैं घर में, ठीक है, रिमोट कंट्रोल, हीट सेंसर, थर्मल इमेजिंग, ठीक है दोस्तों, थर्मल इमेजिंग, ये सभी में जो है कौन सा किरण का प्रयोग करते हैं? तो अवरक्त किरण का, ठीक है, अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं। रिमोट कंट्रोल, हीट सेंसर, थर्मल इमेजिंग या फिर चिकित्सा उपकरण, ये सभी में अवरक्त किरण को प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े। कहता है सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को आप मिश्रित करने पर बनता है। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को मिश्रित करने पर एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैथ रीजनिंग आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93। कहता भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ दोस्तों, ठीक है। एक 1498 में किसका स्थापना हुआ था बताइएगा? 1498 में जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, जो कि सबसे पहले भारत आया था दोस्तों, ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। एक है दोस्तों 1664 में क्या हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। कहता वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लागू हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिट्टन के समय में जो है पारित हुआ था, लॉर्ड लिट्टन, जिसका के शासनकाल जो है 1876 से 1880 है, ठीक है, लॉर्ड लिट्टन का शासनकाल। लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम को जो है लाया गया था। अच्छा, इस अधिनियम को समर्थन किसने किया था? तो इस अधिनियम को समर्थन जो है पायनियर अखबार ने किया था, ठीक है, पायनियर अखबार ने किया था। लॉर्ड लिट्टन के समय में जो है भारतीय शास्त्रागार अधिनियम 1878 पारित हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में जो है सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटा करके जो है 19 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना जो कि अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में उसका स्थापना हुआ था लॉर्ड लिट्टन के समय में ही। अच्छा, लॉर्ड रिपन का शासनकाल क्या है दोस्तों? 1880 से 1884, ठीक है। लॉर्ड लिट्टन के समय में क्या हुआ था दोस्तों? सिविल सेवा की आयु जो है 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त जो है लॉर्ड रिपन ने किया था। स्टार्ट हुआ था लिट्टन के समय में और समाप्त कर दिया था रिपन ने, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल दोस्तों 1848 से 1856, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 1823 होगा दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों
पहला तो इनाम कमीशन का गठन हुआ था। इनाम कमीशन का गठन कब हुआ था? 1852 में इनाम कमीशन का गठन जो कि 1852 में हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में जो है व्यापकगत सिद्धांत भी लागू हुआ था। ठीक है, व्यापकगत सिद्धांत। ठीक है, अच्छा, वुडका डिस्पैच भी लागू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या क्या चीज हुआ था दोस्तों? पिंडारियों का दमन हुआ था, टेंडेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम आया था, संगौली की संधि जो कि 1816 में हुआ था, किसके बीच? अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। ये सभी जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, जिसका शासनकाल 1813 से 23 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 20 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है? किस राज्य में हुआ है बताइएगा? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? कोहिमा। आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत का कितना दर्ज किया गया था? कुल मतदान प्रतिशत का जो है 65.79 दर्ज किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, 2024 का जो आम चुनाव है, 2024 का आम चुनाव जो है 18वीं लोकसभा चुनाव था। ठीक है, लोकसभा के 18वीं चुनाव था, जो कि 7 चरणों में इसका आयोजन हुआ था, 7 चरण में। क्वेश्चन नंबर बढ़े आगे। इंदिरा गांधी एंड ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? पुस्तक का लेखक जो है श्रीनाथ राघवन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का लेखक कौन है दोस्तों? शशि थरूर है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का लेखक शशि थरूर है। जयराम रमेश का पुस्तक बताइएगा, ए लाइफ इन नेचर, ए लाइफ इन नेचर। ठीक है, पुस्तक का लेखक जयराम रमेश है। इनका एक पुस्तक और है, द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, सोनिया गांधी का पुस्तक का लेखक कौन है? राजीव्स वर्ल्ड। ठीक है, सोनिया गांधी जो पुस्तक लिखा उसका नाम क्या है? राजीव्स वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस हवाई अड्डे को पर्यावरण संरक्षण के प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान से सम्मानित किया गया था? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान से जो है तिरुवनंत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। बताइएगा दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसको मिला है? मारियंगला हंगरिया को मिला है। मारियंगला हंगरिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो यह पुरस्कार जो है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। आगे बढ़ते हैं। एसएसबी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एसएसबी के नए महानिदेशक संजय सिंगला को, संजय सिंगल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसमें देखते हैं दोस्तों। एसएसबी की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1963 में हुआ था। बताइएगा, सीआईएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो राजविंदर सिंह, राजविंदर सिंह। सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है दोस्तों? ज्ञानेंद्र प्रताप। ज्ञानेंद्र प्रताप जो है सीआरपीएफ के महानिदेशक है। एक है दोस्तों बीएसएफ, इसका महानिदेशक बताइएगा, दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, तो सीआईएसएफ के राजविंदर सिंह, सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप, बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में भारत के पहला बाघ अभ्यारण्य बायोस्फीयर की स्थापना किया गया था? पहला बाघ अभ्यारण्य बायोस्फीयर की स्थापना जो है उत्तराखंड में किया गया था। कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों उत्तराखंड में? राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 में आते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 163 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? 163 देशों में भारत का स्थान शांति में 115वां रहा है। ऑप्शन नंबर बी होता है। कुछ सूचकांक देख लेते हैं दोस्तों, देखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? और टोटल सूचकांक जो है 2025 का है। ठीक है,
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान दोस्तों 77 है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न में हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत का स्थान तीसरा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 131वां है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में भारत का स्थान 10वां है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है 151वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 118वां है। एक बार और बोल देते हैं दोस्तों। हेनले पासपोर्ट में 77, ग्लोबल यूनिकॉर्न में तीसरा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131, जलवायु परिवर्तन में 10वां, मानव विकास सूचकांक में 130वां, विश्व प्रेस में 151वां, अब वर्ल्ड हैप्पीनेस में 118वां, अब वैश्विक शांति में दोस्तों 115वां स्थान। ठीक है। आगे बढ़े। कहता है किस देश को 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है? किसको सौंपा गया है बताइएगा? ब्राजील को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ देख लेते हैं दोस्तों, इसमें बताइएगा दोस्तों। खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन जो है लद्दाख में हुआ, लद्दाख लेह में हुआ है दोस्तों। ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? लेह में हुआ है। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो लद्दाख जो है इसका प्रथम स्थान है। और दूसरा स्थान कौन आया दोस्तों? दूसरा स्थान में तमिलनाडु है। तमिलनाडु दूसरा स्थान है। पहला स्थान लद्दाख, दूसरा स्थान तमिलनाडु। बताइएगा दोस्तों 48वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन जो है उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में हुआ था। प्रथम स्थान की बात करते हैं दोस्तों तो सर्विसेज जो इसमें है, सर्विसेज प्रथम स्थान है और दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र है। बिहार के स्थान की बात करते हैं इसमें दोस्तों तो 29वां स्थान आया है बिहार में। बिहार का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ होगा? बिहार के राजगीर में होगा दोस्तों। ठीक है। बिहार में होगा। प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान आया इसमें महाराष्ट्र। ठीक है। और दूसरा स्थान दोस्तों हरियाणा। ठीक है। देख लीजिएगा एक बार फिर से दोस्तों। पांचवा खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन जो है लेह में हुआ था। प्रथम स्थान लद्दाख, दूसरा स्थान तमिलनाडु। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 की बात करते हैं तो आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। प्रथम स्थान सर्विसेज, दूसरा स्थान महाराष्ट्र। बिहार का स्थान 29वां रह गया है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में हुआ था। प्रथम स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान हरियाणा को रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 में आते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रतिमूत्रक हार्मोन भी कहलाते हैं? प्रतिमूत्रक हार्मोन के रूप में वैसोप्रेसिन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसका खासकर उत्पादन जो है मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। लिखने में कुछ गलती हो दोस्तों माफ कीजिएगा। ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का उत्पादन जो है मस्तिष्क में होता है दोस्तों। यह जो है माँ और बच्चों को रिलेशन को बनाए रखता है। कहने का मतलब यह है कि माँ को जो है स्तन से दूध का स्रावित होना जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होता है। करनाल में विद्यमान मोम ग्रंथि को क्या कहते हैं? करनाल में विद्यमान मोम ग्रंथि को वसा तेल ग्रंथि या फिर संथिक्स ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 110। गामा किरणें, एक्स किरणें दो विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? कहता है गामा किरण का वेग एक्स किरण के वेग से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है। क्यों बनता है दोस्तों? क्योंकि सभी डोमेन जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। कुछ लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं दोस्तों कौन कौन सा हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा आयरन, दूसरा दोस्तों निकेल, फिर हो जाएगा कोबाल्ट। ये सभी क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। एक होता है दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें से आते हैं दोस्तों। पहला तो हो जाएगा एल्युमिनियम, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम। ठीक है। फिर हो जाएगा सोडियम, लिथियम और टंगस्टन। डब्ल्यू से टंगस्टन होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्या था? अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। मैथ रीजनिंग है दोस्तों थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 122 आते हैं दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। कहता है वर्तमान में थल सेना का 30वां प्रमुख कौन है? थल सेना का 30वां प्रमुख की बात करते हैं दोस्तों तो उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े। कहता है विश्व के सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता आईआईटी दिल्ली के किस छात्र ने जीती है? आईआईटी दिल्ली के
कलश गुप्ता ने जीता है। देवनागरी लिपि का मूल कितने चिन्ह है? देवनागरी लिपि का जो है मूल टोटल जो है कितना है दोस्तों, बताइएगा कोई भी। 45 चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, देवनागरी लिपि में कुल अक्षरों की संख्या कितना है दोस्तों? तो टोटल अक्षर की संख्या जो है 52 है। 52 अक्षर में जो है दोस्तों 13 अक्षर जो है स्वर है और प्लस में 39 क्या है दोस्तों, व्यंजन है। ठीक है, 39 व्यंजन, 13 स्वर्ण और 39 व्यंजन है। आगे बढ़े। कहता अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था? अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा जो है 1856 में किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था दोस्तों? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसे हिंदू धर्म को सुधार का प्रयास किया, क्या स्थापना क्या था? वो स्थापना जो है किसका क्या था दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुआ था? 1875 में हुआ था, बंबई में। कहाँ स्थापना हुआ था? बंबई में इसका स्थापना हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। अच्छा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है दोस्तों, यानी बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम जो है मूल शंकर है। मूल शंकर है। अच्छा, ब्रह्मा समाज आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित में कौन सा देश लूसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है? जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लूसोफोनिया खेल में जो है टोटल 12 देश सम्मिलित है। 12 देश में जो है इसमें भारत भी सम्मिलित है दोस्तों। ठीक है, भारत हो गया, मकाऊ होगा, पुर्तगाल हो जाएगा, फिर ब्राजील हो जाएगा, केप ईस्ट बर्डे हो जाएगा, तिमोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल हो जाएगा, साओ टॉम हो जाएगा। ये सभी जो है लूसोफोनिया खेल का हिस्सा है। कीव किस देश की राजधानी है? तो कीव जो है दोस्तों किसका? यूक्रेन की राजधानी कीव है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रुनोई की राजधानी क्या है दोस्तों? बंदर सेरी। बंदर सेरी। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। ठीक है, या कुछ राजधानी और देख लेते हैं दोस्तों। उरुग्वे की राजधानी बताइएगा। उरुग्वे का माउंटेविडियो। माउंटेविडियो। गिनी गणराज्य के कोनाक्री। गिनी गणराज्य की राजधानी कोनाक्री। मलावी की राजधानी दोस्तों लिलोंगवे। लिलोंगवे। ठीक है, तुबाली की राजधानी फुनाफुटी। फुनाफुटी। हंगरी की राजधानी बुखारेस्ट। हंगरी के बुखारेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से याद रखिएगा। कहता है गॉड विद द विंड पुस्तक का लेखक कौन है? गॉड विद द विंड पुस्तक का लेखक जो है मार्गरेट मिशेल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ पुस्तक और लेखक का नाम देख लेते हैं दोस्तों। कहता है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड का लेखक कौन है दोस्तों? एस.एन. अहमद। एस.एन. अहमद। द इमरजेंसी डायरी का विमोचन किसने किया था? अमित शाह ने किया था। अमित शाह ने किया था। वन क्रिकेटर्स माई लाइफ एंड मोर का लेखक कौन है दोस्तों? शिखर धवन। शिखर धवन। ठीक है, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ का लेखक कौन है? पूजा पुजारा। पूजा पुजारा। जनता की कहानी का लेखक कौन है दोस्तों? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। दत्तात्रेय ये जनता की कहानी का लेखक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार की पहल योजना निम्न में से किससे संबंधित है? केंद्र सरकार की पहल योजना का संबंध उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा किस देश में किया गया था? नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा जो है भूटान में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूटान में। क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे बढ़े दोस्तों। एक सेकेंड, कहाँ है कहाँ? क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 137 में आते हैं। ठीक है, कहता एक ऐसे व्यक्ति का हृदय आउटपुट क्या होगा जिसके हृदय के स्पंदन दर 72 प्रति मिनट है और स्ट्रोक आयतन 50 मिलीमीटर है? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कुछ नहीं करना है, दोनों के गुना कर दो। दोनों गुना करने पर क्या हो जाएगा? 72 गुने 50 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 3600 मिलीमीटर। कार्टिसोल किससे स्रावित होता है?
तो कार्टिसोल जो है, कार्टिसोल अधिवृक्क यानी एड्रिनल से स्रावित होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि को लड़ो या उड़ो जो निकलता है उसे लड़ो या उड़ो करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे आपातकालीन हार्मोन के रूप में जानते हैं। आपातकालीन हार्मोन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका जो है स्राव होता है तनाव और उत्तेजना की स्थिति में होता है। ठीक है, एड्रिनल का। अग्नाशय से जो है इंसुलिन का स्रावित होता है दोस्तों। ठीक है, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से। निम्न अभिक्रियाओं में से किसका परिणाम अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होगा? किसका परिणाम होगा? तो एक परमाणु दो लघुत्तर परमाणु में विखंडित होता है जिसका संयुक्त द्रव्यमान जो है मूल द्रव्यमान के द्रव्यमान से कम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है खाली स्थान की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। किसकी उपस्थिति? तो मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, ग्रेफाइट की संरचना की बात करते हैं दोस्तों। इसका संरचना जो है षष्ठ फलकीय होता है। षष्ठ फलकीय याद रखिएगा। इसको कठोरता को माप जो है महो स्केल से करते हैं। ठीक है, कठोरता कितना होता है ग्रेफाइट का? 1 से 2 के बीच में होता है। किससे मापते हैं? तो महो स्केल से। इसका गलनांक की बात करते हैं दोस्तों तो 3650 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है, 3650 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। आगे मैथ रीजनिंग दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सपोर्ट अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।